पहला क्वेश्चन क्या भैया, कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट h फ्रॉम द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सो दैट रियल एंड रियल इमेज और मैग्निफिकेशन क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। यहां पर कह रहा भैया आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है जिसकी हाइट क्या h है फ्रॉम द कनकेव मिरर, मिरर से निकालना है। और मिरर की फोकल लेंथ क्या भैया आपकी 10 सेंटीमीटर। तो भैया एक बात यहाँ कुछ भी नहीं रखा, कनकेव है तो फोकल लेंथ क्या होगी -10 सेंटीमीटर है ना। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है h है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या है, दो है। तो अगर आपका रियल इमेज बन रही है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है -2 हो गया, ठीक है। जो कि क्या होता है v अपॉन में -v/में u के बराबर होता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, v/में इक्वल्स में 2u हो गया। यानी v अगर कहीं पर है तो उसकी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2u लिख सकते हो। तो भैया उसको हम अब आप जानते हैं मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो बेटा v की वैल्यू जहां पे होगी उसे क्या लिख देना, 2u। u की जगह पर आपको माइनस यू लिखना है। फोकल लेंथ आपको रखी है -10। इस तरीके से आप u और v की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। बोलो हाँ, आगे यू और वी की वैल्यू बस आप निकाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि कैप्ट है एट कॉनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर। कंप्लीट द रे डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ। आपको यहाँ पे रे डायग्राम कंप्लीट करना। तो भैया रे डायग्राम को बता रखा है मैंने, क्या बता रखा है, कुछ नहीं करना। एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कैसे आएगी, फोकस से। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस पोल पर, वो उतनी एंगल पर रिफ्लेक्ट, यहां पे दोनों काटेंगी, वहां बन जाएगी क्या, इमेज। ये बन गया आपका रे डायग्राम, कंप्लीट हो चुका रे डायग्राम। अच्छा हाँ, इसमें एक और अगर आपके ज्यादा चूल है तो यहाँ पे क्या करो, एक रे को सी से लेते हुआ इस पॉइंट पर, लेकिन वो जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, क्योंकि दो रे से ही आपका इमेज क्या होती है, फाइनल बन जाती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, how will the position and intensity of image be affected, the lower half of the mirror is reflecting surface is painted the black। कह रहा है कि नीचे वाले हाफ को अगर आप ब्लैक कर दोगे तो इमेज की क्वालिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो भैया जैसे ही आप हाफ कर दोगे तो नीचे से आने वाली रेस क्या होंगी, जैम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, केवल ऊपर वाले हाफ से आएंगे, नहीं रे का अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। रे का अमाउंट कम होते के साथ ही इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। समझिए भैया, तो इमेज कैसी बनेगी, ब्लर बनेगी। समझ गया भैया। और ऐसा सब जगह पे होता है, ध्यान देना, चाहे मिरर हो चाहे वो लेंस हो। अगर आप आधा उसको पेंट कर दोगे, आधा उसको पेंट कर दोगे, लिखा लिखा ठीक है, आधा पेंट कर दोगे तो वहां पे इमेज हमेशा कैसी बनेगी, ब्लर बनेगी। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। थर्ड कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। कैसी बनेगी, इमेज डायग्राम बनाना है तो भैया देखो कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है, ये क्या है भैया, पोल है। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, एक रे पैरेलल बता रखा है, पैरेलल वाली कहां से आएगी, और एक रे यहां से, तो ये वाली इसी एंगल पे निकल जाएगी। दोनों रे को इधर ड्रॉ करो, वर्चुअल रेज यहां पे काटेंगी, वहां पे बनेगी इमेज। कैसी इमेज बनेगी भैया, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, आगे बढ़ो, ठीक है। 4 से 10 कैरिंग क्वेश्चन 3 मार्क्स है। अब देखिए कितने आसान। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसके लिए आपको पूरा एनसीईआरटी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक यूज द मिरर इक्वेशन शो दैट, आपको ये शो करना है। मिरर इक्वेशन क्या है, 1/f=1/v प्लस 1/में, यही है ना मिरर इक्वेशन। अब कह रहा है इसका इस्तेमाल करते हुए देखिए, एन ऑब्जेक्ट आपको शो करना है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड एफ, और 2f का मतलब क्या हुआ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आई है, ठीक है। ऑफ द कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f। तो आपको बताना कि ये इमेज रियल बनेगी और कहां बनेगी, 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है भैया। कुछ नहीं करना भैया, इसमें डालो, देखिए 1/f ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया, तो ये जो इमेज डिस्टेंस है ये तो अपने को निकालना है ना। और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इन बिटवीन, प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड 2f। एफ एंड 2f मतलब क्या हुआ, 1.5f लिख दो। एफ एंड 2f के बीच का मतलब क्या हुआ, 1.5f।
जब इसको लेके आओगे इधर की तरफ तो आप v निकालोगे, v की वैल्यू इतनी आनी है जो 2f से क्या आ जाए, ज्यादा है। 2f से क्या आएगी, कर लोगे, नहीं समझे इस बात को। हमें ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, इमेज जो है वो 2f के बाद बनी है। कहां बनी है, मतलब इधर बनी है, ये 2f है, ये f है, ये। तो आप जब यहां पे 1.5f लिख दोगे, क्योंकि हमें पता जो ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा हुआ है 1.5f पे, तो जब आप 1.5f पे रख दोगे तो आपकी जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो आपका इधर आएगा, यानी v की वैल्यू क्या आएगी, मतलब 2.5f आएगा या फिर कुछ भी आने वाला आंसर। तो ये 2.5f भी आ गया या फिर 2 पॉइंट समथिंग आ गया कुछ भी, तो ये शो कर दोगे कि भैया जो इमेज बन रही है वो 2f के बाद बन रही है। समझ गया कैसे करना है, ऐसे इसी पैटर्न में बाकी के नीचे भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब देखो नीचे वाला क्या कर रहा है, कह रहा है कनकेव मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस द वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको हमेशा बताना है कि भैया एक कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज, हाँ कॉन्वेक्स ही तो कह रहा हूं मैं, एक कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। जब ये वर्चुअल इमेज बनाएगा तो हमें शो करना है कि हमेशा वर्चुअली बनेगा। तो भैया वर्चुअल इमेज बनाने के लिए क्या होगा कि आप देखोगे कि जब भी आप कोई भी एफ ले रहे हो कनकेव के, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बोला हाँ, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आप कोई भी यू लो, कोई भी यू लोगे, ठीक है, यू कहीं पर भी ले लो, कुछ भी ले लो, एफ ले लो, 2f ले लो, 0.5f ले लो, तो आप देखोगे उस केस में आपका जो v आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, v पॉजिटिव। अगर मिरर के केस में आ रहा है तो समझ लेना इमेज ऑलवेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। क्या होगी, अगर कहीं पर भी मिरर के केस में रियल इमेज है तो v हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, लेकिन जैसे ही आपका v, समझ गए, इस हर केस में आपका v, जैसे f आप हमेशा पॉजिटिव रखोगे तो v आपका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, u कुछ भी हो। कोई सा भी आप डाटा अपने आप से पुट कर लेना, 2-3 डाटा, तो आप यहां पे देखोगे भैया, आप देख रहे हो कि v हमेशा आपका पॉजिटिव आ रहा है। और मिरर केस में v पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, वर्चुअल इमेज। अब मान लो यहां पर भी रुके, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आपको पता भैया अगर मैग्निफिकेशन भी आपकी पॉजिटिव आ गई तो भैया मान जाओगे ना वो इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमें जो माइनस वी अपॉन में यू होता है फॉर्मूला, तो v तो हमारा आई गया होगा, u की वैल्यू आपको नेगेटिव में रखनी है। यहां पर सॉल्व करोगे, आपका m क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। m पॉजिटिव मतलब क्या होता है, ऑलवेज वर्चुअल। समझ गया, आगे बढ़ो, नीचे वाला भी देख लेना, ठीक है। अब नीचे वाला नहीं करा मैं, आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का सबसे घटिया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। कह रहा भैया ऑब्जेक्ट का की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पर रखा हुआ है, -10 सेंटीमीटर पर। मिरर की फोकल लेंथ क्या है, -40 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, यानी v निकालना, निकाल लोगे 1/f = 1/b + 1/u, ठीक है। नेचर निकालना है, रियल होगी वर्चुअल। v अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, रियल। v अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल। समझ गया, मिरर केस में ये ध्यान रखना। लेंस के केस में उल्टा हो जाता है, लेंस में v अगर पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी, रियल, लेंस में। और मिरर में v अगर पॉजिटिव हो तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ क्या है भैया, 15। कनकेव मिरर है भैया, फोकल लेंथ होगी -15, क्या होगी, द इमेज इज 3 टाइम्स, इमेज जो है, इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन क्या है भैया, 3 है, ठीक है। कैलकुलेट द, देखिए अब यहां पर देखो कह रहा है कि कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब u की 2 वैल्यूज निकालनी है। अब कैसे, क्या है हमें कैसे पता u की 2 वैल्यू कैसे निकलेगी, तो भैया एक बात ध्यान रखना कि हमें मैग्निफिकेशन 3 दे रखा है, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो एक बार हम मैग्निफिकेशन लेंगे +3, क्या लेंगे, +3, ये आएगा -v अपॉन में u इक्वल्स टू में 3, तो v की वैल्यू क्या आएगी, -3u, क्या आएगी। एक बार ये डाटा लेकर के हम सॉल्व करेंगे, यहां पर आएगा आपका v, क्या एक बार आएगा आपका यहाँ का u, फिर एक बार मैग्निफिकेशन करेंगे हम -3, क्या लेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इमेज रियल है वर्चुअल है। तो इस केस में आपका क्या होगा, +3, तो -v अपॉन में u इक्वल्स में क्या होगा, ये गलत लोगे ना, नहीं ठीक है, -3, 3 से 3 कैंसिल होगा, v इक्वल्स में 3u आ गया। इस केस का u अलग आएगा, एक बार रियल लेके मैग्निफिकेशन करोगे, एक बार वर्चुअल मैग्निफिकेशन, एक बार रियल मैग्निफिकेशन, तो u की 2 पॉसिबल वैल्यूज आपको पास मिल जाएंगी। समझ गया, आगे बढ़ो। ये कौन सा जगलर वाला याद है,
हाँ जोगर है, अच्छा जोगर है। इफ यू सीट इन द कार, कार कह रहा है भैया आप एक कार में बैठे हो, आपको बता दूं कार में या जो भी रियर व्यू मिरर होते हैं, जितने भी गाड़ियों में पीछे की चीजों को देखने के लिए मिरर लगाए जाते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। क्या होगी, ये ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। ठीक है, कितनी है फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है, फोकल लेंथ क्या होगी, +1 सेंटीमीटर, क्या होगी, +1 मीटर, है ना। कह रहा है कि एक जोगर है, वो आगे की तरफ आ रहा है, कितनी स्पीड है, 5 मीटर/सेकंड। देखो यार, इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मैं वो वाला तरीका नहीं बता रहा, आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। पहले आपको दो चीज पता होनी चाहिए इसके बारे में, कि स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है। 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस, या डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस होगा वही वेलोसिटी होगी। अगर बॉडी 1 सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करिए तो वेलोसिटी होगी 4 मीटर/सेकंड। या दूसरा है 1 सेकंड में चेंज पोजीशन का डिफरेंस। 1 सेकंड में मान लीजिए 4 पे थे, आप 10 पे आ गए, पोजीशन कितनी चेंज हुई है, 6, वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर/सेकंड। समझ गया। तो ये ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितनी पोजीशन चेंज कर रहा है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, इमेज 1 सेकंड में जितनी पोजीशन चेंज कर रही है वो इमेज की वेलोसिटी होगी। यहां पर इमेज की वेलोसिटी पूछ रखा है अलग अलग। आपको एक बात बता दूं, एक मिरर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी अगर फिक्स है तो उसमें अंदर बनने वाली इमेज जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल, उसकी वेलोसिटी फिक्स नहीं होगी। मिरर के अंदर जो इमेज बन, देख ऑब्जेक्ट तो आ रहा है फिक्स वेलोसिटी से, लेकिन इमेज जो उसके अंदर है ना, उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी, बदलती रहेगी। देखते हैं चलो, क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है, एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो भैया पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, -39 मीटर, है ना। फोकल लेंथ क्या है, +1 मीटर। आप इस केस में क्या निकाल लोगे, V1, बोलो हाँ। 1 सेकंड पहले की बात है, अब 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट जो होगा 5 मीटर/सेकंड चल रहा है, तो 5 मीटर आगे आ जाएगा। तो कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ क्या रहेगी, +1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 कम कर दो, 34 है ना, 39 है ना, 5 कम कर दो तो क्या होगा, -34। V2 निकाल लोगे। ठीक है, अब आपको पता है 1 सेकंड पहले की इमेज की पोजीशन थी, 1 सेकंड बाद की इमेज की पोजीशन ही होगी। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या होगा भैया, इमेज की स्पीड आ जाएगी। स्पीड ऑफ इमेज इक्वल्स टू में स्पीड ऑफ इमेज। अच्छा कौन ज्यादा होगा बताओ, V2 या V1, दिमाग लगाओ वरना आप कंफ्यूज हो गए, बताओ दिमाग लगाओ। एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो इमेज डिस्टेंस क्या आती है, कम आती है। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होने लगता है तो इमेज डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी V2 क्या होगा, ज्यादा होगा, और V1 क्या होगा, कम होगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो इमेज की पोजीशन का डिफरेंस आ जाएगा, और ये डिफरेंस जो है वो 1 सेकंड में आया, और 1 सेकंड में इमेज की पोजीशन का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर। समझ गया भैया, अच्छा क्वेश्चन है। 29 मीटर के लिए कर लोगे, U1 क्या 29, फोकस -29 लेना है ना, फोकस क्या है, V1 निकाल लोगे आफ्टर 1 सेकेंड, माइनस क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। फोकल लेंथ आपको सब कुछ पता है, ये वाला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा भैया, एक मोबाइल फोन लाइस, क्या ये तो मैंने करा भी रखा था, अगर आपको याद होगा। क्या है, क्या दे मुझे भी दे, स्वीटी है, नहीं कह रहा, छोड़ दिया। ये लगता तो स्वीटी है, सही है ना, आम पापड़। 1 रुपए वाला आ गया, 1 रुपए पे, सुबह 5 रुपए लेके खा रही थी। ले ले, तू भी देख रही है, कहा ले बिहारन, तेरी दुकान पे पड़ा है ना, तेरी दुकान पे पड़े हुए हैं ये, चुरा चुरा के वहां से स्कूल में जाती है। जब दो काम करूंगा इससे, चलेगा? कल परसों मैंने चिंगम जमाई थी, सुबह से त्योहार था, और रात को 7-8 बजे तक उसको चाय के साथ भी पी खाया मैंने चिंगम को, पानी के साथ भी। जब खाना खाने लगा ना, अब मैंने कहा फेंक देना चाहिए, वरना खाना के साथ नहीं खाऊंगा। चिंगम चिंगम को जब चाय के साथ खाएगा ना तो चिंगम टूटने लगती है, डाइल्यूट ही आती है चिंगम। मैंने खाना कम कर दिया, थोड़ा डाइट बोलना है। देखिए, रिकॉर्डिंग रुकी नहीं है, चलो करे, एक मोबाइल फोन रखा हुआ है यहाँ पर, इसका पिछवाड़ा कहाँ पर है, सी पर।
और आगे का पार्ट कहां पर है भैया, सी से अंदर की तरफ, है ना। कह रहा है ये जो इमेज बनी है, क्या इमेज कटी हुई है क्या, इमेज कटी हुई है क्या, बताओ क्यों नहीं कटी। ये इमेज, अबे फोन तो ऐसा है और इमेज कैसी बन रही है ऐसा, पोली हो गया इमेज में, क्या हुआ, क्यों बन रही है ऐसे, एक्सप्लेन। अब देखिए, तो भैया ये है आपका सी वाला पोर्शन, जो पोर्शन सी पे होगा उसका साइज सेम ही रहेगा, उसके साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो पोर्शन सी के अंदर जाता रहेगा उसका साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा और वो दूर होता जाएगा। बताया ना, अगर आप मिरर की तरफ जाओगे तो इमेज जो होगी वो फोकस से क्या होगी, दूर होती है, ठीक है। तो वो इमेज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जो पार्ट उसका सी के अंदर है उसकी जो इमेज है वो क्या है भैया, मैग्नीफाइड होती जा रही है। जो पार्ट जितना अंदर जाता जाएगा उसकी इमेज उतनी क्या होगी, मैग्नीफाइड होती जाएगी, ठीक है। नोवा, देखिए भैया, कैलकुलेटर डिस्टेंस भाई प्लीज बोलिए मत, ऊपर भी करा दिया, ठीक है, ऊपर करा दिया इसको। अगला क्या करा, कनकेव मिरर प्रोड्यूस द रियल इमेज, कनकेव इमेज क्या कर रहा भैया, और मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। एक मिरर है जो कि रियल इमेज बना रहा है, कौन सा कनकेव मिरर है, मैग्नीफाइड इमेज है, बड़ी है, ठीक है। मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फ्रंट में रखा हुआ है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन, यूज द डेरिवेशन इक्वेशन। तो टू शो द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, एंड यूज इट टू ड्राइव द इक्वेशन, ठीक है। आपको ड्रॉ करना है, इमेज फॉर्मेशन बताना है और मिरर इक्वेशन को ड्राइव करना है, कर लोगे। मिरर इक्वेशन ड्राइव करनी अब आसान है भैया, कुछ भी नहीं, ठीक है, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आंसर है सारे जो मैंने कराया उसके आंसर ये है। अब आता है भैया, अब आता है रिफ्रैक्शन के ऊपर सारे क्वेश्चन। उसका यूज करेगा तो सीबीएसई गलत काट देगी ऐसे करके, वो आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने कहा था कि आउट ऑफ सिलेबस, इसको मत करना, ठीक है। देखिए ये है रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा भैया, कैन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी लेस देन यूनिटी। कह रहा क्या किसी भी मीडियम का, एब्सोल्यूट समझते हो, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बदलता रहता है, क्या होता है, पानी का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, वाटर के उसके एयर के रिस्पेक्ट में, या फिर आपका ग्लास के रिस्पेक्ट में या किसी और के रिस्पेक्ट में बात करूं तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। और किसी भी चीज का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव कब कहते हैं पता आपको, जैसे देखो, देखिए अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, ग्लास के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, तो ये ध्यान रखना कि ऊपर ग्लास आएगा और नीचे वो मीडियम आएगा जहां पे ग्लास रखा हुआ है। तो ये मीडियम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, चेंज होता रहेगा। यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये वेरिएबल टर्म है। लेकिन जब मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो वो वेरिएबल नहीं होती, वो हमेशा होती है किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है भैया, एक से ज्यादा होता है। एक से, कोई सा ऐसा मीडियम है ही नहीं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक के बराबर हो, एब्सोल्यूट। रिलेटिव एक से कम हो सकता है, रिलेटिव कैसे कम हो सकता है बताओ। अगर मान लीजिए ऊपर आपको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आप ग्लास के रिस्पेक्ट में बात करो तो वाटर कितना होता है 1.33 और ग्लास का कितना होता है 1.5, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, लास्ट वन आ जाएगा। यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कम आ सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी एक से कम नहीं आ सकता। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक से कम हो सकती है उसकी वैल्यू, क्योंकि नीचे का मीडियम जिस पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वो किस टाइप के मीडियम में रखा हुआ है सब्सटेंस। लेकिन एब्सोल्यूट हमेशा, वो हमेशा हम एयर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, 1 रहता है, तो उससे कभी एक से कम नहीं आने वाला। एब्सोल्यूट कभी एक से कम नहीं आएगा और रिलेटिव कुछ भी आ सकता है, फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़े, चलो
क्या क्या लिखा, अच्छा हो गया। वैन मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट समझते हो ना भैया, जिसके अंदर सिंगल लाइट हो, एक ही तरह की वेवलेंथ हो, ठीक है, ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, एक्सप्लेन व्हाई। हम जानते हैं भैया फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, केवल क्या चेंज होती है, वेवलेंथ। क्यों भैया, देखिए फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, जिस सोर्स से लाइट निकल रही है वो उसकी प्रॉपर्टी। अब एक चीज देखिए भैया, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स में क्या होता है, लैम्डा इंटू में एफ, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट होगा बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जिस सोर्स से निकल रही है, अगर सोर्स से फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की निकल रही है, तो किसी भी मीडियम में जाए, किसी भी मीडियम में जाए, कहीं पे भी जाए, कितनी भी दूर जाए, समझ गए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या डॉपलर इफेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, उसको हटा दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्या होती है, लेकिन लाइट की स्पीड तो आपको पता है बदलती है ना, तो इसका मतलब कौन बदल रहा होगा, वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है ना, तो फिर क्या होगा, लाइट की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे, तो लाइट की स्पीड जहां कम होगी वहां पे वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, लाइट की स्पीड जहां पे ज्यादा होगी वहां पे वेवलेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, समझ गया। चलो अगला क्या कह रहे हैं भैया, चौथा, a ray of monochromatic light passes from medium first to second if the angle of incidence first is theta and corresponding angle of refraction theta by 2 which of the, अब क्या बात कर रहा है भैया, ये देखिए यहां पहले मीडियम में एंगल कितना है, थीटा, लेकिन दूसरे मीडियम में जाते जाते एंगल क्या हुआ, बढ़ गया, कम हो गया, थीटा बाई 2 हो गया। तो रेयर मीडियम में हमेशा एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम में हमेशा क्या होता है, सुन लीजिए, आपको बताया था कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में आती, लिखवाया था मैंने पहली पेज पे, लाइट रेयर से कहां जा रही है, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और भैया एंगल भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये लाइट जब कहा जा रही है रेयर से, उल्टा कर दोगे तो सब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो भैया क्या होगा, अगर एंगल पहले थीटा था और बाद में क्या हो गया, थीटा बाई 2 हो गया, तो इसका मतलब लाइट कहां गई है, डेंसर मीडियम में गई है, ठीक है। चलो भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव सेंटर, भैया क्रिटिकल आपको पता भैया, म्यू इंटू में साइन आई सी इक्वल्स टू में क्या होता है, 1, याद है, तो भैया आपको यही तो निकालना, साइन आई सी, साइन आई सी क्या हो जाएगा आपका, 1 बाय में म्यू, तो म्यू देखा आपको 1 बाय √3, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आई सी की वैल्यू निकाल लेगा, साइन इनवर्स 1 बाय √3। A beam of light converges at a point on a screen. A plane parallel glass is introduced between the path of converging beam. How would the point of the converging be affected? Draw the relevant diagram of the ray diagram. देखिए क्या कह रहा है, पता क्या कह रहा है, एक रे आ रही है जो स्क्रीन पर कन्वर्ज हो रही थी, ऐसा, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, उसके बीच क्या कह रहा है, इसके बीच में एक पैरेलल ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, पैरेलल ग्लास, कह रहा है अब इमेज कम, अब भैया कुछ नहीं होगा, अगर मान लीजिए यहां से डी डिस्टेंस पे बन रही थी, तो अब इमेज रिफ्लेक्ट होकर के -d पर बनेगी, यही होगा, समझ गए, जो एंगल था, जो एंगल से आ रही है उतने एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहां से उतनी जितने डिस्टेंस पे यहां बन रही थी उतनी डिस्टेंस पे इधर बनेगी, अब ठीक है, पहले +d पर थी, अब कहां बनेगी, -d पर, समझ गए, कौन सा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45, बहुत आसान है भैया, अगर आपको याद हो तो म्यू इक्वल्स में क्या होता है, 1 बाय में साइन आई सी, बोलो हाँ, क्रिटिकल एंगल रखा है, तो म्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैक्यूम ओपन में स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाय में साइन 45 हो गया, बेटा आपको निकालना क्या, सीएम निकालना है, तो मल्टीप्लाई में करो, सी नॉट इंटू में साइन आई सी इक्वल्स में क्या गया, सीएम, हो गया आंसर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द राइट आइसोसेलेस प्रिज्म मेड ऑफ द क्राउन ग्लास कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द इन्वर्टेड, ओए तेरी भैंस की पूंछ, ठीक है, कह रहा है भैया आपको एक ड्रॉ रे डायग्राम बनाना है, तो एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेड ऑफ क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास देखिए एक मटेरियल होता है जिसका रिफ्लेक्शन इंडेक्स 1.5 होता है, बस इतना ध्यान रखना, क्राउन ग्लास मटेरियल है जिसका खुद का रिफ्लेक्शन उसका 1.5, ठीक है। ऑब्टेन द इन्वर्टेड इमेज, आपको कैसी इमेज कैसी बना रहा है वो, इन्वर्टेड इमेज, तो भैया राइट एंगल आइसोसेलेस है, ऐसा है, इन्वर्टेड इमेज याद है, ये रह गई ऐसे, ये रह गई ऐसे, अब ये जो एंगल होगा क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा, याद है नहीं याद है, फिर ये लाइट क्या होगी, ऐसे आएगी, ये लाइट ऐसे आएगी, और यहाँ सीधी निकल जाएगी और इमेज बन जाएगी आपकी ऐसे, ए बी, ये क्या हुआ
बी डैश, इन्वर्टेड इमेज आ गई ना, उल्टी होगी, ठीक है भैया, और ये इमेज रियल होती है। अगला क्या, when light travels from optically denser, कहां से आ रही है, denser to rarer medium, why does the critical angle of incidence depends on the color of light? क्या कह रहा है भैया, पता क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब लाइट आपकी from an optically denser medium to rarer medium, why does its critical angle of incidence depends upon the color of light? कह रहा है कि भैया जब आपकी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, और सर डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, तो जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल मतलब TIR हो रहा है, वो कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। क्यों, एक्सप्लेन। तो भैया अगर आपको भाई प्लीज देखिए, बोल मत, ओए बोल मत, ठीक है। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ इन मीडियम। और हमें यह भी पता है कि लाइट जब आपकी ये ठीक है, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे। और जब वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा तो अलग अलग कलर का वेवलेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और यदि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो भैया क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, क्योंकि साइन IC क्या होता है बेटा, 1 में म्यू, वेवलेंथ अलग, म्यू अलग, और म्यू अलग तो क्रिटिकल एंगल अलग। समझ गया भैया, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल इस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ जाओ। नेम द फिनोमिना विच इज बेस्ड ऑन द TIR, बताओ कोई एक फिनोमिना का नाम बता दो जो TIR पे बेस्ड है। हाँ, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मिराज, और आपका ऑप्टिकल फाइबर, है ना, एंडोस्कोपी वगैरह, ये सब क्या। अबे क्या है ये, छिल गया मेरे ऊपर। तू अच्छा ही नहीं खाती, कचरा ही खाएगी तू। वे खाया भी, छिल गया मेरे ऊपर, छिल जाता ना। आम आज से वो खाएगी, हिंग गोली खाएगी, 2 3 एक के बाद एक खा तो पल छिल जाएगा, है ना। देखिए भैया, देखिए भैया, भाई प्लीज बोले मत प्लीज, ठीक है। कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द 3 डिफरेंट मीडिया ए बी, ओए 3 डिफरेंट मीडिया ABC आर 15, 35 और 35, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन विच मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम। पता क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि लाइट आपका सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेम है तीनों मीडियम में। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये वाला क्या है, नॉर्मल के साथ ये वाला, ये एंगल क्या है, 3 मीडियम में लाइट डाल रहा हूं मैं, इसी एंगल से डाल रहा हूं, लेकिन एक केस में एंगल कितना आ रहा है, 15 एक केस में, और दूसरे केस में कौन सा मीडियम आंसर होगा बेटा बताओ, 15 वाला आंसर। और जहां पे 15 वाला आंसर है वहां पे लाइट की स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी। समझ गया भैया, तो 15 में मिनिमम और 25 35 में मैक्सिमम, क्योंकि एंगल बड़ा कब हो जाता है, जहां एंगल बड़ा होता है वो मीडियम क्या होता है, रेयर। Why does the ray of light bend towards the normal when it goes from air to glass? लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड क्यों हो जाती है, ठीक है, वे डेंसर मीडियम में जाते के साथ ही लाइट की स्पीड कम होती है, जैसी लाइट की स्पीड कम होती है इट बैंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और एंगल क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। Why does the bluish color predominate in the clear sky? कह रहा भैया जो ब्लू स्काई होता है, और स्काई में आपका ब्लू कलर क्यों दिखता है, सुन लीजिए। खैर नहीं नहीं नहीं, ये वैसे अब मैं कह दूं तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि भैया जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल होते हैं ना, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, टॉप की लेयर पे।
तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसी वो लाइट आती है, व्हाइट लाइट आती है, तो उसमें जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे छोटी होती है, और उतनी छोटी वेवलेंथ के साथ वो पार्टिकल का ऑर्डर क्या करता है, मैच कर जाता है। जब सेम ऑर्डर के पार्टिकल होते हैं और वेवलेंथ सेम ऑर्डर की होती है, पार्टिकल छोटे छोटे हैं, क्योंकि टॉप लेयर की बात कर रहा हूं मैं, टॉप पे वही पार्टिकल रहते हैं जिनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है भैया, तो टॉप लेयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जैसी वो छोटी वेवलेंथ के साथ, जिसकी ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, जिसके साथ उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी क्या होती है, स्कैटरिंग हो जाती है, फैल जाते हैं। तो ऊपर केवल क्या होता है, ब्लू कलर क्या होता है, फैल जाता है, बाकी सारे कलर क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं, केवल ब्लू कलर क्या होता है, फैलता है। इसलिए हमारा ब्लू स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अब कई बार समुद्र की वजह भी होती है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो मेन वही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। ठीक है, अगला क्या कह रहा है भैया, देखिए कह रहा भैया, स्टेट द कंडीशन फॉर TIR अकर। TIR कब होता है, द लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू, और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आगे बढ़ो भैया, राइट द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ द ऑप्टिकल। तो भैया अभी बताया था मैंने आपको कि म्यू इनटू में साइन IC इक्वल्स टू में 1, अभी बताया था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में साइन IC इक्वल्स टू में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन हाँ ये हो गया, पर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भैया, फॉर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम, अबे यार ये क्या है, ये फट पक गया, इसी तरह से कर दूंगा इसकी मैं। ठीक है, अब ये मैं सोच रहा कि ये सारे मैं ही कराऊंगा, आप लोग अपनी तरफ से कर लेना, एक आप 50% ज्यादा आप लोग करोगे, मैं तो एक सरने में जितना होता जाएगा उतना करा दूंगा। ठीक है, पर कल सुबह तक कराऊंगा इसको, उसके बाद फिर चेंज कर दूंगा, नहीं मतलब कल तो टेस्ट होगा ना। 15, फॉर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम N1 से लेके N2 की तरफ, प्रूफ दैट N2 अपॉन में N1 इक्वल्स टू साइन IC इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द इंसिडेंस, क्या लिखा है, इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम। ठीक है, अच्छा IC क्या आपका क्रिटिकल एंगल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ द अबव प्रिंसिपल यूज्ड टू ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो सिग्नल्स यूजिंग द ऑप्टिकल फाइबर। आसान क्वेश्चन है, कह रहा भैया आपको ये प्रूफ करना है साइन IC इसके बराबर। अबे भैया आपको अगर याद होगा, लाइट अगर कहाँ जा रही है, N1 से लेकर कहाँ जा रही है, N2 की तरफ जा रही है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखते हो बेटा, 1 से 2, यानी N2 अपॉन में N1 लिखोगे, लाइट 1 से 2 में आ रही है तो। और आपको पता है, क्या पता है बेटा, म्यू 1 2 इंटू में साइन IC किसके बराबर होता है, 1 के, ये तो होता है। तो हमें बता भैया इसकी वैल्यू कितनी रखी है, N2 अपॉन में साइन इक्वल्स टू में 1, तो साइन IC क्या हुआ, N1 अपॉन में, प्रूफ कर दिया भाई। अरे मतलब हमने उल्टा कर दिया अब आप, क्योंकि मैंने उल्टा ही तो लिया, वो N2 से N1 में भेजा है, मैंने N1 से N2 में भेज दिया, क्या दिक्कत है, समझ गया ये कंसेप्ट। तो उसके बाद कह रहा है एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ डज द प्रिंसिपल यूज टू ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, वो ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम याद है आपको, ये ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है भैया, अंदर क्या है भैया, क्लेडिंग, बाहर क्या है, सॉरी अंदर क्या है कोर, बाहर क्या है क्लेडिंग। क्लेडिंग क्या होता है भैया, डेंसर, और सॉरी कोर क्या होता है, डेंसर, क्लेडिंग क्या होती है, रेयर। ठीक है, लाइट जाती है किसी सर्टेन एंगल में भेज देता है, जब ये बाहर निकल लगती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। तो लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल से ज्यादा है, तो अब ये लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, बार बार इसका ऐसे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ये क्या होगी, यहाँ से निकली है, ये क्या है ट्रांसमीटर, और ये क्या है रिसीवर, यहाँ पहुंच गई। समझ गए, ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, फ्री का डायग्राम है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, क्या करें, अब देखो। ठीक है, कह रहा है एक माइक्रोस्कोप पे फोकस ऑन अ डॉट। ठीक है, एक माइक्रो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक माइक्रोस्कोप पे फोकस ऑन अ डॉट ऑफ बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के बॉटम में है वो। ठीक है, सम ऑयल इज पोर्ड इनटू द बीकर्स टू द हाइट ऑफ y सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर तक है, फाउंड नेसेसरी टू राइज द, यार पीछे यार इस पे तो अरे पीछे से यार बोल रहे हैं ऑयल इज ऑयल सम ऑयल इज ऑयल ऑफ 16 रिलैक्स बॉयज।
अब लाइट की स्पीड से चलाऊंगा इसको। गई गई। अब भाई उसकी दुनिया में तबाही मच गई होगी, उसको पता नहीं आएगा क्या हुआ है। ऐसी कौन सी तबाही, बिजली कड़की होगी उसके लिए एकदम से, कड़ 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 कड़। अब वो उठेगी नहीं, बेहोश होगी, मरी नहीं होगी, बेहोश होगी होगी, 1-2 घंटे बाद उसको होश आएगा। ठीक है भैया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ डॉट एट द बॉटम ऑफ द बीकर, सम ऑयल इज poured into the beaker to a height y centimeter. It is found to be necessary to raise the microscope through a vertical distance x centimeter. It bring to dot again to focus. Express the refractive index of the oil in terms of x and y. पता क्या कह रहा है, कह रहा भैया कि आपका माइक्रोस्कोप एक डॉट के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उस बीकर के अंदर y सेंटीमीटर तक क्या करते हो भैया, पावर डालते हो, क्या डालते हो, अच्छा, सम ऑयल इज poured, हाँ, बीकर टू द हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर तक डालते हो, ठीक है भैया। तो आपका वो जो डॉट फोकस था, अब वो फोकस हट जाता है। अब उसको फोकस करने के लिए आपको y सेंटीमीटर और ऊपर करना पड़ता है, ठीक है, y सेंटीमीटर और ऊपर करना पड़ता है। तो भैया एक्सप्रेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब बड़ा आसान क्वेश्चन, अच्छे से देखो। पहले माइक्रोस्कोप ये था, डॉट यहां पे था, ठीक है। अब अगर आपने y सेंटीमीटर इसको नीचे कर दिया, ऑयल ऊपर डाल दिया इसके, तो माइक्रोस्कोप कहां चले आता है, x सेंटीमीटर ऊपर। समझे समझे, इसका मतलब पहले सारा मामला ठीक था, डॉट के ऊपर माइक्रोस्कोप फिक्स था, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप ऑयल रखा उसके ऊपर, तो डॉट कहां गया, 5 सेंटीमीटर ऊपर आ गया होगा। अब जितना ऊपर है, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो एडजस्टमेंट अगर 22 सेंटीमीटर ऊपर हो गया, और मतलब डॉट सॉरी पानी ऑयल को, ऑयल 22 सेंटीमीटर मोटा मैंने इसके ऊपर डाल दिया डॉट के ऊपर, तो उसकी वजह से अब इसको एक्स ऊपर करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को। तो एक बात सोचो कि जैसे ही मैंने ये डॉट डॉट के ऊपर पानी डाला होगा, तो ये डॉट थोड़ा सा ऊपर अपियर हो गया होगा, ठीक है, और उस अपियर होने की वजह से इसका फोकस गड़बड़ा गया होगा। अब फोकस को रीअरेंज करने के लिए आपको एक्स क्या करना पड़ा, ऊपर करना पड़ा। समझ में आती है ये, समझ गया नहीं समझ गया, अब मतलब ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि ये डॉट है, पहले डॉट डॉट था और माइक्रोस्कोप इसके ऊपर फोकस था, ये माइक्रोस्कोप है ना, और ये डॉट है, डॉट। अभी क्या हुआ, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ऑयल डाल दिया 22 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब आपको माइक्रोस्कोप को इसके ऊपर, इस डॉट के ऊपर फिर फोकस करने के लिए आपको एक्स ऊपर करना पड़ रहा है। समझ गए, समझ गए। तो कह रहा है कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ इसका, लिक्विड का, ठीक है भैया, एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक बार कॉपी निकालो अपना, जरा ट्राई करो, बड़ी बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना।